अप्रैल 2025 में आईएमएफ ने अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी की और जिसके अंदर ये कहा गया कि वर्ष 2025 के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ देगी और वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वर्तमान के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। करंट प्राइसेस पे जो नॉमिनल जीडीपी है उसके आधार पर देखा जाए तो 2021 में भारत ने यूके यूनाइटेड किंगडम जो है उसकी अर्थव्यवस्था को पछाड़ दिया था और भारत जो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। पिछले कुछ सालों के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे जो है वो बढ़ रही है। दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अंदर से भारत जो है सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये भी कहता है कि वर्तमान के अंदर भारत जो है वो 6.2% की ग्रोथ से इस साल बढ़ेगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ेगी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था साल के लास्ट तक बन जाएगी। और 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यूएसए और चीन के बाद। लेकिन वही आईएमएफ की वही रिपोर्ट ये भी कहती है कि वर्तमान में भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी बन जाएगा ये भी है और साथ साथ में भारत जो है वो ऑलरेडी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कैसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे है, किस आधार पर अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है, इसके क्या लाभ होंगे, इसी सब की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने जिस आधार पर यह कहा कि भारत जो है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, वो आधार है जीडीपी और वो जीडीपी को हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? तो देखो, जीडीपी का अर्थ है किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर, जैसे भारत की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, इस डोमेस्टिक टेरिटरी में घरेलू क्षेत्र के अंदर जो भी अंतिम वस्तु और सेवाएं उत्पादित हो रही है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, उनका मौद्रिक मूल्य, उनकी मॉनेटरी वैल्यू, उनको पैसों में कन्वर्ट करें तो पैसों में कितने आता है, उसको अपन बोलते हैं जीडीपी। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझे कि जीडीपी का अर्थ होता है कि अगर कोई देश है और देश के घरेलू क्षेत्र में सपोज करो कि 2 कार उत्पादित होती है, मात्र 2 कार ही उत्पादित हुई है और कुछ नहीं हुआ है, और एक कार की कीमत जो है वो 10 लाख रुपए है, तो 2 कार की कीमत जो है वो कितनी हुई? एक कार की कीमत 10 लाख है तो 2 की 20 लाख, तो इसका मतलब उस देश की जीडीपी जो है वो 20 लाख है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत की जीडीपी इस साल 2025 के अंदर $4.187 ट्रिलियन हो जाएगी। कितने डॉलर हो जाएगी? $4.187 ट्रिलियन, यानी भारत के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवाएं उत्पादित हुई है अंतिम, जैसे भारत में बहुत सारी वस्तु और सेवाएं उत्पादित हुई होगी, और कार भी उत्पादित होगी, मोटरसाइकिल भी उत्पादित होगी, मोबाइल फोन भी उत्पादित हुए होंगे, कभी कोई कैमरे भी उत्पादित होगी, और इन सब चीजों को अगर हम पैसों में कन्वर्ट करें तो उस पैसों की वैल्यू आती है, वो है $4.187 ट्रिलियन। और इनको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए रुपए को हम डॉलर में कन्वर्जन की जो हमारी एक्सचेंज रेट होती है उसका प्रयोग कर लेते हैं। और ऐसी जो जीडीपी होती है इसी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ये नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट की जाती है करंट प्राइसेस पर, जैसे वर्तमान के अंदर जो प्राइसेस है आज की डेट के या फिर इस साल की जो प्राइसेस है उन प्राइसेस का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। करंट प्राइसेस पे जीडीपी कैलकुलेट होती है। तो इस आधार पर तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अब साल 2025 के अंदर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था एक दूसरे दृष्टिकोण से पहले से ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वो क्या है? वो है परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, क्रय शक्ति साम्यता के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था पहले ही जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अब ये क्या होती है परचेजिंग पावर पैरिटी? देखो, हर देश की जो जीडीपी कैलकुलेट होगी, यानी देश के अंदर कितनी वस्तु और सेवाएं उत्पादित हुई, जैसे अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया कि देश के अंदर 2 कार उत्पादित हुई और एक कार की कीमत 10 लाख है, तो उस देश की जीडीपी 20 लाख रुपए हुई। अब ये 20 लाख रुपए है, अब इस रुपए को अगर मुझे दुनिया के अंदर कंपैरिजन करना पड़ेगा तो इस रुपए को कन्वर्ट करेंगे डॉलर के अंदर। अब रुपए को डॉलर में कैसे कन्वर्ट करें? तो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सचेंज रेट का। ये एक्सचेंज रेट 2 प्रकार की हो सकती है। पहली एक्सचेंज रेट तो जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है, जो बाजार आधारित, जो कि डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है। जैसे बाजार के अंदर डॉलर की डिमांड कितनी है, बाजार में डॉलर की सप्लाई कितनी है, और इस आधार पर एक्सचेंज रेट विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। जैसे वर्तमान में अगर हम देखें तो आज की डेट में $1 बराबर लगभग 85 रुपीज जो है। इस कन्वर्जन के अंदर हमने महंगाई का जो है वो देखा नहीं कि यूएसए के अंदर महंगाई कितनी है और भारत में महंगाई कितनी है। किसी चीज को खरीदने के लिए कितने रुपए यूएसए में देने पड़ते हैं और कितने रुपए भारत में देने पड़ते हैं। अगर हम उस महंगाई को भी शामिल करें, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसको भी शामिल करें, तो जो एक्सचेंज रेट निकलती है उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। जैसे आप एक बात समझें कि एक पानी की बोतल हम खरीदते हैं
और वो पानी की बोतल अगर भारत में खरीदें तो वो रुपए में आती है 20 रुपए के अंदर, और वही पानी की बोतल अगर हम अमेरिका में खरीदें तो वो आती है $1 में। इसका मतलब हुआ कि $1 किसके बराबर है? 20 रुपए के बराबर है। $1 20 रुपए के बराबर ये जो एक्सचेंज रेट निकली है, इसको निकाला गया है परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। और अब हम जब परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखेंगे तो फिर जब इस एक्सचेंज रेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो जीडीपी आएगी उस जीडीपी को कहेंगे जीडीपी एट द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान के अंदर जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडिया है। किसके आधार पर है? वो परचेजिंग पावर पैरिटी। और ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल के अंदर एक पानी की बोतल ले ली, तो वहाँ जब रियल कैलकुलेशन होगी तो एक वस्तु के आधार पर नहीं होगी, ऐसी कई सारी वस्तु और सेवाओं का एक समूह लिया जाएगा और ये देखा जाएगा उन्हीं वस्तु और सेवाओं को अगर भारत में खरीदते हैं तो कितने रुपए देने पड़ते हैं, और उन्हीं वस्तु और सेवाओं को अगर यूएसए में खरीदेंगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, और उसके आधार पर उसका कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है। यानी जीडीपी की कैलकुलेशन दो आधार पर हो सकती है, एक तो करंट प्राइसेस भी कर सकते हैं और एक जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भी हम उसका कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं। और आईएमएफ ने जो दावा किया है कि आईएमएफ ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी जाएगी, तो वो नॉमिनल प्राइसेस पर या करंट प्राइसेस के ऊपर है, उसको नॉमिनल जीडीपी के। और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है चीन है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। लेकिन अगर नॉमिनल जीडीपी के आधार पर देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो यूएसए है, जिसकी जीडीपी जो है लगभग $30 ट्रिलियन के करीब है, यानी $30 लाख के करीब है। $1 ट्रिलियन का मतलब होता है $1 लाख। तो यूएसए की जीडीपी $30 ट्रिलियन के करीब है। चाइना की जीडीपी जो है वो लगभग $19 ट्रिलियन के करीब है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अभी जर्मनी आता है। जर्मनी की जो जीडीपी है वो लगभग $4.74 ट्रिलियन है, और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जो जीडीपी है वो इस साल के अंत तक $4.187 ट्रिलियन जो है वो हो जाएगी। और साथ साथ भारत इस दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 6.2% की ग्रोथ रेट जो है रहेगी। हालांकि आईएमएफ के जो पहले प्रोजेक्शंस थे, पहले उन्होंने जो जिस प्रकार का आकलन किया था उसके मुकाबले ये प्रोजेक्शन थोड़े कम है, क्योंकि दुनिया के अंदर संरक्षणवाद और दुनिया में ट्रेड वॉर और टैरिफ के कारण बड़ी समस्याएं जो है चल रही है, तो जीडीपी ग्रोथ जो है उस तेज गति से नहीं है जिस तेज गति से पहले होनी चाहिए थी। ठीक है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जीडीपी में ही आगे बढ़ रहे हैं, इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय के अंदर भी, पर कैपिटा इनकम के अंदर भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने काफी प्रोग्रेस की है। साल 2013-14 में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय, अगर हर व्यक्ति की आय देखा जाए, हर व्यक्ति की आय कैसे निकालते हैं, तो देश की टोटल जीडीपी निकाली जाती है और उस टोटल जीडीपी को देश की जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद में जो एवरेज आता है, जो औसत आता है, उसी औसत को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय भारत की 2013-14 के अंदर $1438 के करीब थी, और आज वो जो है वो $2880 जो है वो है। इसका मतलब हमारी प्रति व्यक्ति आय भी लगभग डबल हो गई है। लेकिन इसके बाद भी हम ये कहें कि भाई हम अच्छा तो बहुत ही कुछ हो गया, तो बिल्कुल जो है वो सब कुछ हमने कर लिया, दुनिया को सब कुछ हमने अचीव कर लिया, तो ऐसा नहीं है। हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और जितना किया है वो बहुत अच्छा है, और आगे बहुत कुछ करना जो है अभी बाकी है। कि अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, तो देश अगर विकसित बनना चाहता है, तो वर्ल्ड बैंक की जो क्राइटेरिया है जिसके अंदर वो कहते हैं कि विकसित किसको कहा जाएगा, तो उसके लिए प्रति व्यक्ति आय $14,000 जो है वो होनी जरूरी है। तो $14,000 तक हमको पहुंचना है, अभी हम $2,880 के ऊपर हैं। तो इसका मतलब है एक बहुत लंबी राह है जो अभी हमें और पूरी करनी है। और भारत जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो इस प्रकार की इस जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को प्राप्त कर लेगा, और प्रति व्यक्ति आय के अंदर भी वृद्धि जो है वृद्धि होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया के अंदर बाकी सब जगह स्लो डाउन जो है वो होना शुरू हो गया। और उसका बड़ा कारण जो है वो क्यों है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब आगे तेज गति से क्यों बढ़ेगी, इतना सारा फोकस जो है इंडिया की तरफ क्यों है, उसका कारण है भारत की डेमोग्राफी। सबसे महत्वपूर्ण कारण है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी को क्यों? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर देखा जाए तो भारत एक युवा समाज है। जापान की अर्थव्यवस्था जो है वो क्यों कम हो गई, उसकी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कम हो गई, क्यों? क्योंकि समाज बूढ़ा हो चुका है। जापानी समाज जो है बूढ़ा हो चुका है, वहां पर वर्क फोर्स काम करने वाले लोग जो है उतने नहीं है, जबकि भारत जो है वो एक युवा देश है। 2011 की जनगणना के आधार पर देखा जाए तो ये कहा गया है कि भारत की 65% जनसंख्या जो है वो 35 साल से कम आयु की है,
इसका मतलब भारत के पास में एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसांख्यिकी लाभांश जो है उसके क्षेत्र के अंदर है। और ये जो युवा होता है, युवाओं के अंदर होती है एनर्जी, और जब वो एनर्जी किसी भी डायरेक्शन के अंदर लगेगी तो वो देश की हर प्रकार की चीज़ जो है उसको चेंज कर सकती है। देश की जीडीपी को, देश के ग्रोथ को, उसको जो है चेंज करने की क्षमता युवाओं में है। दूसरा, हमारे यहाँ पर दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है डेमोक्रेसी। डेमोग्राफी, दूसरी है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। चीन के अंदर जो है वो ऑथोरिटेरियन सरकार है, वहाँ पर जो है वो तानाशाही सरकार है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है वो तानाशाह है और वो जैसा चाहेंगे वैसा ही कार्य होता है। इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी जो है वो कई सारे देखने को मिलते हैं। और भारत जो है वो उसके मुकाबले एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश है तो उस लोकतंत्र के अंदर हमेशा ही निवेशकों का जो भरोसा होता है वो ज़्यादा होता है। तो हमारी सबसे पहली स्ट्रेंथ जो है वो तो है डेमोग्राफी, दूसरी हमारी स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के अंदर भी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत के अंदर जो है वो है। और तीसरी हमारी बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो है डिमांड, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर देखा जाए तो एक मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है, एक मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास लगातार राइज कर रही है, और इस मिडिल क्लास की जो परचेजिंग पावर है वो लगातार बढ़ रही है, वो लगातार नई नई चीज़ों को खरीदना चाहता है। वो मिडिल क्लास जो है बहुत एस्पिरेशनल है, और ये एस्पिरेशनल मिडिल क्लास होने के चक्कर में के कारण इससे डिमांड जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और ये डिमांड अभी तक ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुका है, भारत के अंदर अभी डिमांड जो बहुत ज़्यादा बची हुई है, और उस बची हुई डिमांड को जैसे जैसे हम पूरा करेंगे तो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ या उत्पादन के चांसेस जो है और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो दुनिया की हर कंपनी ये चाहेगी कि हम कहाँ जाकर उत्पादन करें, भारत में उत्पादन करें। जैसे अभी इसका एक बड़ा एग्जाम्पल जो है वो एप्पल का है, कि एप्पल जो है वो अपना प्रोडक्शन इंडिया में करना चाहता है। हालांकि यूएस के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कई सारी धमकियां दी है कि भाई अगर आपने यहाँ प्रोडक्शन किया तो हम तुम्हारे वाले प्रोडक्शन के ऊपर, अगर आपने इंडिया में प्रोडक्शन किया तो जो एप्पल के फ़ोन यूएस में जाएंगे तो उन पर 25% का टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन उसके बाद भी एप्पल जो है वो इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि एप्पल जैसी कंपनियां जो है वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचती। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 4 साल के हैं, 4 साल बाद में डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहेंगे, लेकिन एप्पल उसके बाद भी रहेगी। और इसलिए उनके जो दृष्टिकोण होगा वो दृष्टिकोण कोई 4 साल का दृष्टिकोण नहीं होगा। आज अगर वो निवेश करना शुरू करेंगे तो शायद 4 साल के अंदर तो इनका उत्पादन भी कोई बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। आज अगर वो काम करना शुरू करेंगे तो 4 साल के अंदर तो काम शुरू होगा, तो तब तक तो डोनाल्ड ट्रंप जा चुके होंगे, तो टैरिफ लगाओगे किस पे? तो इसलिए कंपनी जब निर्णय लेती है तो लॉन्ग टर्म को देखकर निर्णय लेती है, और लॉन्ग टर्म के अंदर भारत की ग्रोथ जो है वो बहुत ग्रोथ का पोटेंशियल अगर इंडिया में जैसा है वैसा और पूरी दुनिया के अंदर और कहीं पर नहीं है। इसलिए इंडिया जो है, इंडिया इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और फिर अगर अपन देखें कि भाई ये सब ग्रोथ जो है वो बिना किसी चुनौतियों के नहीं है। भारत के अंदर बहुत सारी चुनौतियां जो है वो है। जैसे भारत को जो है वो वैश्विक स्तर पर जब भारत ग्रो करने लगा है, इंडिया जो है लगातार ग्रो कर रहा है, तो उसका एक बड़ा जो समय हमको देखने को मिल रहा है वो समय है संरक्षणवाद का, प्रोटेक्शनिज्म का। आज की डेट में हर देश जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट हो चुका है, अपने यहाँ पर बाहर से सामान को आने नहीं देना चाहता, उसके ऊपर टैरिफ लगाना चाहता है। जबकि जब चाइना ग्रो कर रहा था वो समय जो है वो ग्लोबलाइजेशन का था, वो वैश्वीकरण का समय था, और वहाँ पर ओपन मार्केट पॉलिसीज जो है वो दुनिया के अंदर अपनाई जा रही थी, और हर देश जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बिल्कुल ओपन था। लेकिन आज की डेट में चैलेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। कोरोना जैसी महामारी आई और उसके कारण अर्थव्यवस्थाओं ने जो है बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर डैमेज हुआ, लोगों को भी डेमोग्राफी के ऊपर भी डैमेज हुआ, और साथ साथ में जो आपकी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के उत्पादन के ऊपर भी डैमेज हुआ। इसका प्रॉब्लम है। फिर युद्ध बड़े प्रॉब्लम है। भारत के पास में जो है वो दो बड़े जो शत्रु देश हैं वो हमारे पास में, चीन हमारे पास में एक बड़ा शत्रु देश है, पाकिस्तान हमारे पास में एक शत्रु देश है, और इन शत्रु देशों के कारण भारत को डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में करना पड़ता है, और टेररिज्म और आंतरिक जो सुरक्षाएं हैं उनकी भी समस्याएं जो है देश के अंदर है। तो इस कारण भी ग्रोथ को रोकने वाली ये सब चीज़ें जो है, और इसके बाद भी इंडिया आगे बढ़ रहा है, और इंडिया आगे बढ़ रहा है लगातार जो है वो उसमें निवेश होता जा रहा है। और जैसे आप अगर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हो तो लोग कहते हैं भाई इससे होगा क्या, अगर आप चौथे हो तो क्या हुआ, ये तो नंबर है। नंबर सिर्फ नंबर नहीं होता है। और फिर दूसरा कुछ आलोचक जो है वो आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें इतना ज़्यादा जो है वो ज़्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हमें दूसरी तरफ भी जो है वो देखना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि हमें हमारे हर प्रकार की ग्रोथ की तरफ देखना चाहिए, लेकिन उत्साही नहीं होना चाहिए, ये तो इतना सही बात नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था में कुछ पॉजिटिव हुआ है तो उस पॉजिटिव चीज़ को सेलिब्रेट भी किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि देखो इकोनॉमी जो होती है वो काम करती है सेंटिमेंट्स पर। अर्थव्यवस्था जो है वो सेंटिमेंट्स का खेल है, और आप किस प्रकार का सेंटिमेंट आपके देश के प्रति है।
अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट है तो दुनिया की अलग अलग कंपनियां आकर आपके यहाँ पर निवेश करना चाहेगी, वो यहाँ पर आकर बिजनेस करना जो है चाहेगी। और भारतीय जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिकली भी जितने लोग हैं, वो भी बिजनेस की तरफ जो है वो बढ़ेंगे और वो भी निवेश करना चाहेंगे। सरकारों का भी जो दृष्टिकोण है, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के अंदर जितने राजनेता बैठे हैं, उनका भी अर्थव्यवस्था के प्रति एक पॉजिटिव जो है वो सेंटिमेंट बनता है कि अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको और तेज गति से आगे बढ़ाएं। तो हम ऐसी नीतियां बनाएं जिन नीतियों से देश जो है और आगे प्रगति कर सकता है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये अच्छा है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी लोग जो है सामाजिक तनाव या फिर ऐसी चीजों के अंदर उलझेंगे नहीं, वो ज्यादा ध्यान जो है वो अर्थव्यवस्था की तरफ देंगे। तो जो समाज के अंदर जो समस्याएं, उन समस्याओं से लोगों का ध्यान जो है वो और डाइवर्ट होकर वो इकोनॉमी की तरफ लगेगा। तो ये भी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, वो फॉरेन पॉलिसी काफी हद तक आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड होती है कि दुनिया के अंदर आपकी स्टैंडिंग क्या रहेगी। ये दुनिया की स्टैंडिंग ये डिसाइड होती है आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो कैसी है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वैश्विक मंचों के ऊपर आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर कोई देश ऐसा करने का प्रयास करेगा तो उसके निश्चित रूप से रिपरकशंस होंगे, उसके निश्चित रूप से परिणाम जो है होंगे। जैसे भारत और टर्की वाले संबंधों के अंदर हमने देखा कि टर्की को इसका नकारात्मक प्रभाव जो है टर्की के ऊपर होगा। आज नहीं होगा तो वो कल होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसी ही नहीं रहने वाली है। ये है कि ये फ्यूचरिस्टिक में तेज गति से आगे जो है वो हम बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था का बढ़ना, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है होना, और वर्तमान के अंदर जो है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर। और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको जो है इस मुद्दे के बारे में कुछ समझ जनरेट हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।